गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के तीसरे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय इस अध्याय के प्रमुख बिंदु फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, फ्रांसीसी क्रांति के कारण किस प्रकार से राष्ट्रवाद का विचार हुआ है, इसको हमने पार्ट 1 में देखा था। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ और उदारवाद, राजनीतिक एवं आर्थिक उदारवाद से लोगों के मन में मध्य वर्ग ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र राज्य की संकल्पनाओं को जागरूक करने का काम किया था। इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने अध्ययन किया था। अब हम तीसरे भाग में यूरोप में क्रांतियों का युग, इस बिंदुओं पर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। यूरोप में क्रांतियों का युग, जैसे जैसे यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखे जाने लगा। इसका प्रभाव मुख्यतः इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, पोलैंड और आयरलैंड आदि देशों में देखने को मिलता है। हमने दूसरे भाग में देखा था कि किस प्रकार से नेपोलियन के पराभव के पश्चात यूरोपियन देशों में फिर से रूढ़िवादी निरंकुश शासकों ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने 1815 का वियन्ना समझौता भी किया था और इसी के तहत परिणाम ये हुआ कि इस रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ फिर से उदारवादी राष्ट्रवादियों ने कैसे संघर्ष व आंदोलन किए, कैसे क्रांतियाँ की, इन्हीं बिंदुओं को हम लोग इस अध्याय में देखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इन क्रांतियों का नेतृत्व जो है उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था, जो सामान्यतः शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर लोग, अध्यापक लोग और वाणिज्य व्यापार में लगे हुए ये लोग थे, जिन्हें उस समय उदारवादी राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता था। ये शिक्षित लोग थे। इसके तहत हम लोग कई सारे विद्रोह, कई सारे संघर्ष हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जुलाई 1830 का फ्रांसीसी विद्रोह, उसके बाद में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फिर रूमानी का सांस्कृतिक आंदोलन, भाषा के लिए किया गया पोलिश आंदोलन, भूख कठिनाई और जनविद्रोह, 1848 का फिर से उदारवादियों की क्रांति। इन सभी बिंदुओं को हम लोग विस्तृत रूप में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जुलाई 1830 की फ्रांसीसी विद्रोह। सर्वप्रथम 1830 में फ्रांस में बुर्बो राज को उखाड़ फेंका, उसकी जगह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। इसी को जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़का, जिसके चलते यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड से अलग हो गया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मैटरनिक ने कहा था, ये मैटरनिक वही हैं जिन्होंने वियन्ना सम्मेलन बुलाया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छीनता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जब जब भी फ्रांस में कोई क्रांतिकारी घटना होती है तो उसका प्रभाव अन्य यूरोपियन देश की जनता पर होता है और क्रांति के इस विचारों से वहाँ की जनता प्रभावित होती है और वो वहाँ के प्रस्तापित राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती है और संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं। इस दृष्टि से मैटरनिक का कहना था कि जब फ्रांस जीतता है, मतलब जब 1830 में वहाँ पर फिर से एक क्रांति हुई, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से यूरोपियन देशों पर पड़ेगा। वह यूरोपीय के अन्य देशों में भी प्रस्तापित राजतंत्र यानी कि रूढ़िवादी राजतंत्र के खिलाफ वहाँ पर फिर से क्रांतियाँ शुरू हो जाएगी, आंदोलन शुरू हो जाएगी। इस दृष्टि से ये उनका वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि फ्रांस में 1830 की जुलाई क्रांति। अब हम देखेंगे यूनान का स्वतंत्र संग्राम। ये इस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यूनान के स्वतंत्र संग्राम ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार कर दिया था।
15वीं सदी में यूनान एक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान के आज़ादी का संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। इस क्रांति से पश्चिम यूरोप में रहने वाले लोगों का समर्थन भी उन्हें मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृतियों को एक प्राचीन संस्कृति माना जाता है, उसी प्रकार से यूनानी संस्कृति को भी एक प्राचीन संस्कृति के रूप में देखा जाता है। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया था और उसकी प्रशंसा की थी। मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए उन्होंने जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और युद्ध लड़ने गया, जहां 1824 में बुखार के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की रूप में मान्यता मिली। तो इस प्रकार से ये इस समय जो यूनान का स्वतंत्र संग्राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इसके बाद में रूमानी का सांस्कृतिक आंदोलन। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर युद्ध करके, संघर्ष करके या अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करके इस प्रकार से आंदोलन चलाए गए थे। लेकिन रूमानी का आंदोलन एक अलग आंदोलन माना जाता है, जिसे एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध क्षेत्र या क्षेत्र विस्तार से नहीं हुआ है। राष्ट्रवाद के निर्माण में कला, काव्य, किस्से, कहानियाँ, संगीत, भाषा जैसे सांस्कृतिक तत्वों ने अहम भूमिका निभाई है और इन्हीं सांस्कृतिक तत्वों के अहम भूमिका के कारण रूमानी में एक सांस्कृतिक आंदोलन उभर कर सामने आया था। रूमानी कवियों और कलाकारों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह उन्होंने भावनाओं को, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर उन्होंने जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। उनका कहना था कि किसी भी देश की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होती है, उनके पूर्वजों से मिली उन्हें जो विरासत होती है, उस विरासत के अनुभव के आधार पर और उस विरासत में जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, उन्हें समझकर हमें एक राष्ट्र का आधार निर्माण करना चाहिए, एक राष्ट्र की स्थापना करना चाहिए। इस प्रकार का विचार ये रूमानीय लोगों को था। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने, रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। जिस प्रकार से रूमानी लोगों के विचार थे, वैसे ही ये जर्मनी दार्शनिका का विचार है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। इसका उदाहरण पोलैंड है, जिसको हम लोग नीचे देखेंगे पोलिश आंदोलन में। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे अभी हमने देखा कि सांस्कृतिक विरासत ने भी इस राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार से भाषा ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें हम लोग पोलैंड के उदाहरण में देखेंगे। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाया गया था और जबरन उन्हें रूसी भाषा को लादा गया था। 1831 में रूस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। लेकिन उसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ। परिणामी पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया। उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार किया। इस प्रकार पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का एक प्रतीक बन गई। मतलब भाषा के आधार पर, भाषा के संरक्षण के लिए उन लोगों के मन में एक राष्ट्रीय भाव निर्माण हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और उन्होंने रूस के खिलाफ संघर्ष के रूप में उस भाषा को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। इसी बीच एक महत्वपूर्ण इस समय घटनाएं हुई कि इस समय के समाज में भूख कठिनाइयों के कारण भी, गरीबी के कारण, महंगाई के कारण भी कई सारे ऐसे जनविद्रोह हुए। 1830 का ये दशक यूरोप के लिए भारी कठिनाई लेकर आया था। 19वीं सदी में
सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण रोजगार की समस्या निर्माण हुई। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की ओर पलायन करने लगे रोजगार की तलाश में। वहाँ पर बहुत ही झुग्गी बस्तियों में रहने लगे। लघु उद्योगों को इंग्लैंड से आयातित कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इस समय इंग्लैंड के कारखानों से बनने वाले सस्ते कपड़े के कारण यूरोप के अनेक देशों के जो उनके अपने लघु उद्योग थे, जिनसे मुख्य रूप से मामूली औजारों का या मशीनों का प्रयोग करके ऐसे कपड़ों का उत्पादन करते थे, तो इंग्लैंड के कपड़े सस्ते होने के कारण वे उद्योग लगभग बंद होने के कगार पर आए। कई सारे उद्योग बंद भी हो गए। कृषक कुलीनों के सामंतों, शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। मतलब इस समय के किसान कुलीनों को भारी मात्रा में और सामंतों को शुल्क देना पड़ता था। उनके लिए इन्हें बहुत सारे काम करने होते थे। अनाज की कीमतें बढ़ रही थी, समय समय पर अकाल पड़ रहे थे, शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल चुकी थी। इस प्रकार से भूख और कठिनाइयाँ और गरीबी के कारण इस समय लोगों ने कई सारे ऐसे विद्रोह किए, कई सारी ऐसी क्रांतियाँ की। देखते हैं कहाँ कहाँ ये क्रांतियाँ हुई। 1848 ऐसा वर्ष था, खाने पीने की कमी और बेरोजगार के कारण पेरिस, यानी फिर से हम लोग चल रहे हैं फ्रांस में, लोग सड़कों पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। मतलब देखिए, फरवरी 1830 में जिस लुई फिलिप को वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था, उसी को फिर से पद से हटा दिया गया। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए फ्रांस में कारखाने स्थापित किए गए। 1845 में सिलेसिया में बुनकरोनेट, सिलेसिया एक राज्य है जिसको दो सिलेसिया कहा जाता है। बुनकरोनेट ठेकेदारों के गांव की एक कहानी है। तो सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था, जो कच्चा माल लेकर निर्मित कपड़ा देते थे परंतु दाम बहुत कम देते थे। सामान्यतः यहाँ बुनकर ठेकेदारों से कच्चा माल लेते थे और पक्का माल उसी ठेकेदारों को देते थे, लेकिन ठेकेदार उसका बहुत ही कम मूल्य देता था। वह ठेकेदार अधिक दामों पर आगे बेचता था, जिसके कारण सारा मुनाफा ठेकेदारों को मिलता था और बेचारे बुनकर अपना जीवन यापन करने में भी सक्षम नहीं थे। इसी के कारण क्रोधित होकर 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की भीड़ निकलकर ठेकेदारों की कोठी पर पहुंची और ज़्यादा मजदूरी की मांग करने लगे, लेकिन ठेकेदार नहीं माना। तो भीड़ उसके घर में घुस गई। उसके आलीशान कोठी में जो भी चीज़ें थी तहस नहस कर दिया। भंडार गृह में घुसकर कपड़ों को उन्होंने लूट लिया। ठेकेदार पड़ोसी गांव में भाग गया, लेकिन गांव वाले ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। 24 घंटे के बाद सेना की मदद मिलने के बाद ही वो वापस लौटा था। लेकिन इसके बाद जो टकराव हुए, मतलब ये बुनकर और सेना के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसमें गोली के कारण 11 बुनकरों की मौत हो गई थी। 1848 उदारवादियों की क्रांति, ये महत्वपूर्ण एक बिंदु है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारियों, भूखमारी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब पढ़े लिखे मध्यम वर्ग भी क्रांति हो रही थी। फरवरी 1848 में क्रांति ने फ्रांस के राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसमें 21 वर्ष के ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार दिया गया था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को लेकर राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया और उन्होंने बढ़ते असंतोष का फायदा उठाकर राष्ट्र राज्य निर्माण की मांग की। यह मांग संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संसदीय सिद्धांतों और संगठन बनाने की आज़ादी पर आधारित थी। तो इस प्रकार से 1848 के क्रांति ने कई सारे ऐसे आधुनिक तत्वों को, आधुनिक मूल्यों को उजागर किया गया और उनकी मांग की कि अब हम राष्ट्र राज्य यानी कि राष्ट्रों का एकीकरण करना,
जो एक राज्य कई सारे राष्ट्रों में विभाजित थे, उनको एक राज्य बनाने की ये एक प्रकार की कवायद थी। जर्मन इलाकों में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में जाकर स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा के हाथों में सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, यानी कि संसद का उस पर पूरी तरह से नियंत्रण था। जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जिन्होंने संविधान बनाया था। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरी एवं कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिसके चलते इन मध्यम वर्गों का इनको समर्थन नहीं मिला और अंत में सैनिकों को बुलाकर असेंबली भंग कर दी गई और इस प्रकार से फिर से वहाँ पर वही राजतंत्र स्थापित हुआ। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा काफी विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में महिलाएं बड़ी संख्या में सक्रिय हो रही थी। जैसे महिलाएं अनेक राजनीतिक संगठन स्थापित कर रहे थे, उन्होंने अखबार निकाले थे, राजनीतिक बैठकों में वो सक्रिय भागीदारी करते थे, प्रदर्शनों करने में भी वो भाग लेते थे। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होना दिया था। उन्हें किसी भी प्रकार के मतदान का अधिकार नहीं था और ना ही बैठक में चर्चा करने का अधिकार दिया था। केवल उन्हें दर्शक के रूप में वहां बैठने की अनुमति दी गई थी। 1848 के उदारवादी क्रांति के प्रभाव। रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। पुरानी व्यवस्था का मतलब यहाँ पर यह है कि निरंकुश राजतंत्र। राजाओं को यह समझ में आया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अंततः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वीय यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे, यानी कि जो नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार किए थे। इस प्रकार रूस और हैब्सबर्ग क्षेत्रों में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी जो थी समाप्त कर दी गई थी। भूदासत्व मतलब जमीन पर श्रम करने वाले दास होते हैं, गुलाम होते हैं, और बंधुआ मजदूरी का अर्थ होता है कि बिना वेतन दिए, बिना मजदूरी दिए उन्हें जबरदस्ती से उनके इच्छा के खिलाफ शारीरिक काम करवाना बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगेरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। इसके निरंकुश मैंगेरों का प्रभुत्व का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। इस प्रकार से 1830 से लेकर 1848 तक पूरे यूरोप में एक क्रांतियों का युग माना जाता है और इस क्रांतियों में आपने देखा है कि कई सारे मध्य वर्ग के लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उदारवादी लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, बुनकर थे। सभी वर्ग के लोगों ने ये क्रांतियाँ, ये संघर्ष की। हालांकि उनके क्रांतियों को कुचलने में उस समय के रूढ़िवादी शासक सफल हुए, लेकिन इसका एक परिवर्तन ये भी रहा कि इसके बाद जो भी रूढ़िवादी शासक स्थापित हुए उनको अपने नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। वह उदारवादियों द्वारा दी गई कुछ मांगों को उन्हें स्वीकृत करना पड़ा, कुछ बदलाव करना पड़ा, तभी जाके वो अपना शासन कर सके। इस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर ऊपर जो हमने अभी बिंदुओं का वर्णन किया है उसमें आपको मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ये आज का पीरियड यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो अंतिम भाग है, चौथा भाग, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से इटली, ब्रिटेन,
और जर्मनी का कैसे एकीकरण होता है। अभी हमने जो देखा था कि जिन राष्ट्रवादियों ने, उदारवादियों ने मांग की थी कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना, जिसे हम लोग एक राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं, तो उस एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। और दूसरे बिंदु में हम लोग देखेंगे कि क्रांतियों में किस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व था। और अंत में हम लोग देखेंगे राष्ट्र और साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद कैसे साम्राज्यवाद में परिवर्तित होता है और फिर से साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद का उपयोग कैसे किया जाता है। इसको हम लोग अगली कड़ी में देखेंगे। धन्यवाद।